जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 में। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई की जो आपकी सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न बन सकते थे, उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। साथ ही ये 100% ओरिजिनल एग्ज़ाम के जो मेमोरी बेस्ड विद्यार्थियों के क्वेश्चन हैं वो रहने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम रह गया है उनसे संबंधित एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोगों से निवेदन है एक बार से सेशन को दोस्तों में साझा कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें और उनको इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। ठीक है, बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत ताकतवर लाइन है। इसको याद रखेंगे, यदि आपने इसको अपने जहन में बिठा लिया तो आप मेहनत करते रहिए निरंतर। जो आपके पड़ोसी लोग आपको चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो आप अपनी शांति से मेहनत करती रहिए, आपका परिणाम उनको जवाब दे देगा। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2015 में। कब हुई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी, याद रखेंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था युवाओं को कम समय में प्रशिक्षण देना था और 2020 तक इसने लक्ष्य रखा था कि 2015 से 2020 तक हम युवाओं को लगभग 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना 25 जून 2015, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में याद रखेंगे 28 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 और प्रधानमंत्री ग्राम उजाला कार्यक्रम ये 25 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि आधुनिक नृत्य का पिता किसे कहा जाता है। अगले प्रश्न में याद रखेंगे आधुनिक नृत्य का पिता, तो याद रखेंगे ये थे आपके उदय शंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पंडित रविशंकर के भाई हैं। ठीक है, इनका जो जन्म था ये मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और पंडित उदय शंकर आधुनिक नृत्य के पिता कहे जाते हैं। आपको आधुनिक नृत्य का पिता कहा जाता है, याद रखेंगे। और जो आधुनिक नृत्य है इसके जन्मदाता विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक और नृत्य कोरियोग्राफर यानी नृत्य निर्देशक का मतलब होता है कोरियोग्राफर थे और 1971 में आपको पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू हुई थी। कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले शुरू हुई थी। और इसके अतिरिक्त ये आपकी मुंबई में, यानी कि उस समय इसको बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी आपकी लागू हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक था, जिसने 1827 तक ये गवर्नर था कहाँ का? मद्रास प्रेसिडेंसी का। और 1820 में ही इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत 51% भूमि जो थी वो आपकी रैयतों यानी कि किसानों के पास आई थी। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें से जो टैक्स का कार था, क्या था दोस्तों? टैक्स का जो कार था ये सीधा सीधा जो किसान होंगे इसके बीच में कोई भी दलाल नहीं होता था। सीधा किसान टैक्स किसको देंगे? जो आपकी प्रेसिडेंसी है यानी कि वहाँ की सरकार है, सीधा सीधा वहीं उन्हीं को टैक्स देंगे। इस तरह से व्यवस्था शुरू कर दी थी थॉमस मुनरो ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त 2 व्यवस्थाएं और हैं जिनमें से महलवाड़ी व्यवस्था प्रमुख है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1833 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। यह भी एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसके अंतर्गत 30% भूभाग लागू किया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त सबसे पहले लागू हुई थी स्थायी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच की जो कर वसूलने की व्यवस्था थी इसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है। और स्थायी बंदोबस्त का जनक जो था दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसने 22 मार्च 1793 को आपके स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो याद रखेंगे जो 2022 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इसका कप्तान था यश धुल। कौन था? यश धुल इसका कप्तान था। और इसके उपकप्तान जो थे वो शेख रशीद थे, इसको याद रखेंगे। और भारतीय टीम ने इसका खिताब जीता था। किसने जीता था? भारतीय टीम ने किसके हराया था? तो ये फाइनल हुआ था भारत वर्सेस इंग्लैंड का।
इसमें इंग्लैंड को भारत ने धूल चटाई थी और क्या खिताब जीता था भारत, जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था भारत ने, और कप्तान कौन था, यशदुल इसका कप्तान था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मेजबान देश कौन था, इस तरह से भी क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था दोस्तों कतर में। यह जो कतर की राजधानी है दोहा में इसका आयोजन किया गया था। और अगर इसके आयोजन की डेट आपसे पूछ ले तो याद रखना 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक खेला गया था। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब दोस्तों अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था, ये भी याद रखेंगे। और अर्जेंटीना के कप्तान पूछेगा तो लियोनेल मेसी याद रखना है आपको, ठीक है। तो हमने देखा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होता है, जहाँ की राजधानी दोहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 20 नवंबर से 18 नवंबर तक चला था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था, अप्रैल 2021 के अनुसार एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे उस समय बने थे आपके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसके अध्यक्ष बने थे। और याद रखेंगे ये जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसको हिंदी में कहा जाता है। और इसका अधिनियम जो था वो 2010 का था। इसका गठन भी 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल सोमवार को, यानी कि उस समय जब 2018 में इनका चयन हो चुका था, ठीक है। जो जस्टिस अरुण कुमार गोयल हैं इनका चयन दोस्तों 2018 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रूप में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है कि याद रखेंगे जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसका जो कार्य है पर्यावरण का बचाव करना, वन संरक्षण करना, अन्य प्राकृतिक जो भी संसाधन है पर्यावरण से संबंधित उनको कानूनी अधिकार प्रवर्तन, क्षतिग्रस्त व्यक्ति या संपत्ति के लिए अनुतोष, यानी कि जो धन, यदि कोई व्यक्ति इससे संबंधित पर्यावरण से संबंधित क्षति पहुंचती है तो उसको जो अनुदान दिया जाएगा वो भी ये इसी के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है। जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसको जो क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करेगा, जिसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था, कंचनजंगा कौन से हिमालय का भाग है। तो याद रखेंगे कंचनजंगा ग्रेट हिमालय रेंज जो है इसका भाग है। और याद रखेंगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है कौन, आपकी कंचनजंगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसकी जो हाइट है वो आपकी 85-86 मीटर है, जो कि सिक्किम में स्थित है, जो आपके नेपाल से सीमा बनाता है, ठीक है, याद रखेंगे। सिक्किम राज्य में पूर्वोत्तर भारत तथा पूर्वी नेपाल के बीच में भारतीय सीमा पर हिमालय की दार्जिलिंग में ये सारी की सारी जो इसकी श्रेणी है यहीं पर स्थित है, याद रखेंगे। सिक्किम के उत्तर पश्चिम में 46 मील यानी कि 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्वत ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो कंचनजंगा आपका ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा हो जाएगा और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे सिक्किम में। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था, अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था और इम्पोर्टेंट था कि दोस्तों ये आप याद रखिए कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ही युद्ध लड़ा गया था कलिंग का, ठीक है। तो ये आपसे वही पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जो अशोक का 13वां अभिलेख है, जो अशोक का दोस्तों 13वां अभिलेख है, इसी के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो कलिंग की विजय है ये अशोक के जो इतिहास थी, इस लड़ाई का इतिहास था, इसकी आखिरी विजय थी। और ये लड़ा कब गया था, 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त याद रखना है आपको दोस्तों, शिलालेखों में यदि बात की जाए तो सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है। किस नाम से, अर्थात होता है इसका जो देवताओं का प्रिय होता है, जैसे देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, ठीक है। अशोक ने अपने अभिलेखों में अपना नाम क्या लिखवाया है, तो देवनाम प्रियदर्शी। इसके अतिरिक्त शिलालेखों के माध्यम से लोगों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने का प्रयास किया है। और अशोक ने शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य द्वारा चट्टानों और स्तंभ पर कोरे गए लगभग 33 शिलालेख मिले गए, ठीक है। कितने मिले हैं, तो याद रखेंगे 33 लगभग इसके शिलालेख मिले हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष के बाद युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो धन निष्कासन का सिद्धांत दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसको भी हमने अभी पिछली क्लास में कवर कराया था। और ये कहाँ पर मिलता है, तो दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक है। इसमें धन निष्कासन सिद्धांत का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी ने उस पुस्तक में बताया कि अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अतिक्रमण किया है और भारत के धन को किस प्रकार लूट करके इंग्लैंड ले गए हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों वायोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी की धन निष्कासन सिद्धांत है, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आज धन निष्कासन सिद्धांत पूछा है, कल हो सकता है इंग्लिश में इसका वर्जन पूछ ले, तो आपको याद रखना है थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इसके नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। तो एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिले इसके। इसमें आपको याद रखना है पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह जो हैं उसमें कांडला, मंगलौर, मुंबई,
मोरमुगांव और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और इसके अतिरिक्त कोचीन पोर्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कांडला की बात करी जाए तो गुजरात में है, मंगलौर कर्नाटक में, मुंबई और मोरमुगांव गोवा में है, मुंबई महाराष्ट्र में है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी महाराष्ट्र में है और इसके अतिरिक्त कोचीन आपका केरल में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करते हैं पूर्वी घाट के बंदरगाहों के बारे में, तो इनमें से तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, एन्नौर आदि बंदरगाह शामिल है। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो यदि पश्चिमी घाट की पूछा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित लघु ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो याद रखेंगे ये भारत के एक संगीतकार हैं जिनका नाम है सिंगर पंडित महाराज, यानी कि संगीतकार पंडित जसराज के नाम पर जो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटा सा ग्रह स्थित है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये किसने किया है? तो नासा ने किया है। याद रखेंगे पंडित जसराज भारत के पहले संगीतकार हैं जिनके नाम पर छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। और पंडित जसराज की बात की जाए तो 1930 से लेकर 2020 तक ये आपके इनका जीवन काल रहा था। ठीक है, ये भारत के एक शास्त्रीय गायक थे जो मेवाती घराने से प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, हो सकता है जसराज के बारे में पूछ ले कौन सा घराना था। दोस्तों ये मेवाती घराने से संबंधित थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायक थे। देखो, एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत है जबकि दूसरा हिंदुस्तानी उत्तर भारत में होता है। यही कारण है कि पंडित जसराज आपके हिंदुस्तानी से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार फिर से रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 141। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 141 में ऐसा कहा गया है दोस्तों कि जो भी कानून यदि सुप्रीम कोर्ट बना देता है वो सभी अदालतों पर लागू होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था, अलाउद्दीन खिलजी के समय कपड़ा बाजार का नाम क्या था? तो याद रखेंगे जो कपड़ा बाजार था उसे सराय-ए-अदल के नाम से जानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नाम थे जिसमें से सुल्तान मंत्रीगढ़, दीवाने बजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने रियासत, दीवाने रसालत। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर दीवान ए रियासत के बारे में। किसके बारे में? दीवान ए रियासत के बारे में। ठीक है, यहाँ से एक ट्रिक बनती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है दीवान ए रियासत। तो रियासत में आपको रिया निकालना है। क्या निकालना है? रिया। आपको क्वेश्चन आपकी ट्रिक बनानी है कि रिया जो है ये कहाँ जाती है? बाजार जाती है। ठीक है, रिया बाजार जाती है। ठीक है, एक तो दीवाने जो रियासत होगा ये किससे संबंधित हो जाएगा? बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त न्याय प्रशासन, पुलिस, गुप्तचर व्यवस्था, सैनिक प्रबंधन, वित्तीय राजस्व व्यवस्था, आर्थिक सुधार आदि इसके जो कार्य थे अलाउद्दीन खिलजी को, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो सराय-ए-अदल को क्या कहा जाता था? कपड़ा बाजार कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कूड यानी कि कुड। इस तरह से क्वेश्चन आया था कि कुड नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर का प्रमुख नृत्य है आपका कुड। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य और संगीत के विविध रूपों में इसे विरासत है जो कि समारोह और सामाजिक उत्सवों में प्रदर्शित किए जाते हैं। जो कुड नृत्य है ये सामाजिक एवं समारोह में निश्चित किया जाता है। और याद रखेंगे कुडी एक प्रकार का ऐसा नृत्य है जो देर रात तक दावत के दौरान यानी भोजन के दौरान भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में रऊफ और हिकत नामक भी लोक नृत्य सबसे प्रिय हैं, इनको भी याद रखेंगे। रऊफ बहुत ज़्यादा आपसे एग्जामिनर पूछता है, इसलिए रऊफ को याद रखना है। ठीक है, और कुड भी पूछा है तो कुड भी जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो एग्जैक्टली उसमें ऑप्शन नहीं था, लेकिन शायद एक विद्यार्थी ने बताया था कि दोस्तों वहाँ पर था आपका वयस्क मताधिकार करके था। क्या था? वयस्क मताधिकार करके ऑप्शन में था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वयस्क मताधिकार आपका मौलिक कर्तव्य में कहीं नहीं जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके मौलिक कर्तव्य हैं, इनको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इनको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके मौलिक अधिकार हैं जिनमें से 11 का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे भी आपके कुछ हैं। ठीक है, ये आपके आगे भी हैं, इनको भी याद रखेंगे आप लोग, इनको पढ़ लेंगे एक बार से। ठीक है, यदि पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किस नंबर पर? 96 61 71 06। ठीक है, सीधा या फिर इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, इसके तहत आपको पीडीएफ डाल दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था ईश्वरी प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? अगर बात करते हैं दोस्तों ईश्वरी प्रसाद के बारे में, तो ईश्वरी प्रसाद कथक घराने का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने से संबंधित है जो कि कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और पंडित बिरजू महाराज ईश्वरी महाराज के प्रत्यक्ष वंशज हैं, यानी कि जो ईश्वरी प्रसाद हैं ये आपके जो पंडित बिरजू महाराज हैं इन्हीं के चाचा या ताऊ या बाबा जो भी होंगे, पिताजी होंगे, इनको याद रखेंगे। ये प्रत्यक्ष वंशज हैं। ईश्वरी प्रसाद के वंशज कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और प्रथम कथक का शिक्षक भी कहा जाता है किसे? तो ईश्वरी महाराज को। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद को, तो कथक से संबंधित हो जाएंगे।
अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है तो उस्ताद हस्सू खां, उस्ताद हद्दू खां, उस्ताद नत्थू खां किस प्रसिद्ध घराने से संबंधित थे? तो दोस्तों याद रखना ये आपके ग्वालियर घराने से संबंधित हो जाएंगे। और इनके बारे में यदि आपको चर्चा की जाए तो ग्वालियर घराने का उद्भव मुगल साम्राज्य में, यानी कि मुगल जो साम्राज्य था 1526 से 1857 तक चला था, इसी समय हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई थी ग्वालियर घराने की 1542 से 1605 के बीच हुई थी, क्योंकि इस समय किसका शासन था? ये जीवन काल आपका अकबर का मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रारंभिक उस्तादों में यदि बात की जाए तो नाथन खान, नाथन पीर बख्श, इनके पोते थे आपके हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां, ठीक है। इसको याद रखेंगे, किसके? पीर बख्श और नाथन खान के पोते थे आपके ये सारे के सारे जो भी सिंगर हैं, ठीक है। तो इनकी अगर बात की जाए, जो ग्वालियर घराना है दोस्तों, इसी ग्वालियर घराने के संभी जो पसंदीदा गायक थे उनमें से मियाँ तानसेन थे, जो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध गायक थे और ग्वालियर शहर के ही रहने वाले थे, ठीक है। इन्हीं के नाम पर ग्वालियर घराना की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था भारत के निम्न में से किस राज्य में माजुली महोत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये आपका असम में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसे हम माजुली महोत्सव के नाम से जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप असम राज्य का जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहीं पर माजुली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। माजुली असम राज्य के आकर्षक पर्यटन के रूप में, याद रखेंगे, जो पर्यटन को बढ़ावा देने का जो कार्य है वो माजुली महोत्सव के रूप में असम में किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन आया था मेघालय में, ठीक है। क्या पूछा था? ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो मेघालय में स्थित नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई आपको ऑप्शन दिया गया होगा, लेकिन जो मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उनमें से दोस्तों गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी प्रमुख है, ठीक है। मेघालय की जो 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उनमें गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी तथा जयंतिया पहाड़ी प्रमुख है। और इन्हीं तीनों पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति को गारो, खासी और जयंतिया जनजाति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूर्वोत्तर का जो पठार है मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसे मालदा भ्रंश के कारण, एक मालदा भ्रंश है, इसके कारण राजमहल की पहाड़ियों से अलग हो गया। जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं ये दोस्तों झारखंड में स्थित हैं, ठीक है। ये जो मालदा भ्रंश था इसी के कारण आपकी राजमहल की पहाड़ियों से अलग हो गया है मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा था निम्न में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखेंगे जो आपकी दोस्तों 2011 की जनगणना थी, यहाँ पर जो भारत का जनसंख्या घनत्व था वह था 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। जो 382 व्यक्ति थे वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त 2011 की जो जनगणना थी यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का था, ये भी याद रखेंगे। अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो आपका दिल्ली है, दिल्ली में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। कितना था? तो याद रखेंगे 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे आपके दिल्ली में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ओवरऑल भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो याद रखेंगे दिल्ली में हो जाएगा। लेकिन केवल अगर राज्य ही पूछा जाए तो बिहार होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था? तो ये दोस्तों आपकी थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जहाँ पर कृषि पर जोर दिया गया था। क्योंकि आपकी 1966 के आसपास जब तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंत हो रहा था, उसी समय दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये आपकी जो हरित क्रांति थी ये जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 तक चली थी, इसी योजना का हिस्सा थी हरित क्रांति, ठीक है। तो याद रखेंगे हरित क्रांति जिसे हम MS स्वामीनाथन के रूप में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? यदि बात कर लेते हैं प्रज्वला चैलेंज के बारे में तो दोस्तों इसे ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय ने क्या किया है? लॉन्च किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसके बदलने, इसके विचारों, समाधानों तथा कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज रखा गया है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट एक वेबसाइट आपको दी जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले युवा हैं उनको उस वेबसाइट के माध्यम से अपने जो दिमाग में जो भी आ रहा है, जो नए नए चैलेंज आ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप हैं, उद्यम बनने की व्यवस्था है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किया जाएगा, ठीक है। वहीं यहाँ पर लिखा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों, उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अन्य लोगों के विचार आमंत्रित किए गए हैं। जो शीर्ष विचारों में होंगे उन्हें 2 लाख पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। 2 लाख रुपये दिए जाएंगे जिनके अच्छे से अच्छे विचार मिलेंगे। ये जो प्रज्वला चैलेंज है इसके अंतर्गत यहाँ पर 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा उसको, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सकल राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका सकल राजकोषीय घाटा का सूत्र, जहाँ पर राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, उधार को छोड़कर, ठीक है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका देवभूति हो जाएगा शुंग वंश का अंतिम शासक। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके मंत्री वसुदेव ने कर दी थी, याद रखेंगे। और इसके पश्चात वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जो वसुदेव था जिसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या की थी, उसके बाद उसने कर्ण वंश की स्थापना की थी। अगर बात कर लेते हैं शुंग वंश की स्थापना के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर हत्या की थी। ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी, बृहद्रथ को मारकर के स्थापना की थी शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है पहला आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो याद रखेंगे ये पहला आईसीसी महिला विश्व कप इंग्लैंड में आयोजन किया गया था, इसको याद रखेंगे। और ये इसका जो विजेता देश था ये भी आपका इंग्लैंड ही था। ठीक है, आयोजन हुआ था कहाँ पर, इंग्लैंड में, जो कि 1973 में 20 जून को शुरू हुआ था। इसका विजेता देश इंग्लैंड बना था, याद रखेंगे। और जबकि पहला आधिकारिक टेस्ट की बात की जाए दोस्तों, ये 1877 में, ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे, हमने कल भी बताया था कि 1877 में पहला आधिकारिक टेस्ट खेला गया था, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में हुआ था। जबकि पहला आधिकारिक एक दिवसीय मैच यानी ओडीआई आपका कहाँ हुआ था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच ही खेला गया था। ठीक है, यदि पूछ ले पहला पुरुष विश्व कप कब हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब की बार महिला पूछा है तो अगली बार पूछ सकता है पुरुष विश्व कप। तो याद रखेंगे ये पुरुष विश्व कप जो था ये आपका 1975 में प्रेसिडेंशियल कप के रूप में इंग्लैंड में आयोजन किया गया था और इसका खिताब आपका वेस्ट इंडीज ने जीता था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है तालीकोटा का युद्ध के पश्चात किस साम्राज्य का अंत हो गया, तो जो तालीकोटा का युद्ध था दोस्तों इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। जो आपका विजयनगर साम्राज्य था और दक्कन की जितनी भी सल्तनतें थी, जिनमें आपकी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये सारी की सारी सल्तनतों ने मिलकर के क्या कर दिया दोस्तों, विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1565 को कर्नाटक के बीजापुर में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे इस जो तालीकोटा युद्ध है इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। किसका, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध भी। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध, ये सारी का सारा आपका तालीकोटा युद्ध से संबंधित है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पूर्ण रूप से अंत हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हरीलाल जे कानिया थे। कौन थे, हरीलाल जे कानिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हरीलाल जे कानिया इसके प्रथम क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और इसकी जो नियुक्ति थी वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश है, जिसमें 33+1, ये जो 1 है यही आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसको भी याद रखेंगे। 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, टोटल 34 है। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा था 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान ने कहाँ से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इनमें से कुछ प्रमुख नेतृत्व हैं, याद रखेंगे। दिल्ली में जनरल बख्त खां, जो कि आपका किसका सेनापति था, आपका जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था उसी का सेनापति था बख्त खां। ठीक है, और बिलोबी और निकोलसन ने इसको दबाया था, लेकिन इन दोनों की मृत्यु के पश्चात आपके हडसन ने फिर इसको बाद में पूर्ण रूप से दबाया था। ठीक है, याद रखेंगे। बिलोबी और निकोलसन को मार दिया था बख्त खान ने। ठीक है, बख्त खान की सेना ने। उसके बाद हडसन आया था इंग्लैंड की तरफ से, उसके बाद हडसन ने ही इसको दबाया था। ठीक है, इसके बाद बात करते कानपुर की, जहाँ पर नाना साहब ने नेतृत्व किया था और कॉलिन कैंपबेल ने इसको दबाया था। नाना साहब नेपाल भाग गए थे। ठीक है, लखनऊ बेगम हजरत महल ने और कॉलिन कैंपबेल ने ही दबाया था। नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों के दोनों नेपाल चले गए थे। अगर बरेली की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन वही हमसे पूछा है, तो खान बहादुर खान, याद रखें खान बहादुरी ने, जेम्स आउटरम ने यहाँ पर क्या किया था, विद्रोह को दबाया था। बिहार में कुंवर सिंह ने किया था, जो कि जगदीशपुर था, और कॉलिन कैंपबेल ने यहाँ पर भी दबाया था। फैजाबाद की बात की जाए तो मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था, यहाँ पर भी कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था। ठीक है, झांसी की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई ने और हीरोज ने यहाँ पर क्या किया था, दबाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बरेली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था बस्तर दशहरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे जो बस्तर दशहरा ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला दशहरा विशेष रूप से कारण है, क्या किस कारण प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे बस्तर दशहरा दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोक पर्व है। कैसा, दुनिया का सबसे लंबा लोक पर्व पूछा जाएगा कौन है, तो बस्तर दशहरा ही हो जाएगा। ठीक है, इस कारण ये चर्चा में रहता है। ठीक है, अगर बात की जाए बस्तर दशहरा के बारे में तो ये रावण वध की परंपरा से अलग, यानी कि बस्तर दशहरा में रावण वध की परंपरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शक्ति की आराधना का पर्व है। कैसा, कोई देवी शक्ति है यहाँ पर, उन्हीं की आराधना का पर्व है। यहाँ पर रावण के पुतले दहन करने की परंपरा नहीं है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ जो आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी है, कौन है, आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी हैं, इन्हीं के सम्मान में 600 वर्षों से लगातार लगभग ये आपका मनाया जा रहा है, जिसे बस्तर दशहरा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न पूछा था जवाहर योजना किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो जवाहर योजना की बात की जाए ये दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, यहीं पर आपकी लागू होती है जवाहर पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो कि 86 से 92 तक थी, 91 तक चली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए 7वीं पंचवर्षीय योजना की, इस समय जो सरकार थी वो आपकी राजीव गांधी की थी। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जवाहर योजना की शुरुआत की गई थी और इसे 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। जो दो अन्य योजनाएं थीं जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया था राष्ट्रीय जवाहर रोजगार योजना। क्या बनाई गई थी? जो दो योजनाएं थी इनमें कौन थी? NREP और आपकी RLEGP। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और आपका हो जाएगा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इन दोनों को जब मिक्सअप कर दिया तो क्या बनी थी? आपकी जवाहर योजना बनी थी, जो कि 1989 में राजीव गांधी सरकार में बनी थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कौन थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आपसे निवेदन है एक बार से चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखते रहिए GS बाई DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल। जय हिंद।